हाँ, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में हिंदी के अंतर्गत गद्य का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। हालांकि ये जो चैप्टर है वो है एक कोई राष्ट्र है उसका निर्माण कैसे हो सकता है, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी अंग हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं एक राष्ट्र के नागरिक से, उसके बारे में इसमें बताया गया। तो बहुत ही अच्छा एक निबंध है, लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, बताया। तो इसको पूरा अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिंदी के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। गद्य, काव्य, संस्कृत सब कुछ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। राष्ट्र का स्वरूप। स्वरूप, खुद का रूप, यानी राष्ट्र का खुद, किसी राष्ट्र का खुद का रूप क्या होता है, यानी कोई राष्ट्र जो होता है उसका अपना रूप क्या है, स्वरूप। अब किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक जो अंग हैं वो 3 अंग हैं। पहला है भूमि, दूसरा है जन माने व्यक्ति, और तीसरा है संस्कृति। यानी ये 3 वो अंग हैं जो अगर ना हो तो हम एक राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझा के बताता हूं मैं आपको। जैसे भूमि ना हो तो राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यदि भूमि होगी तो ही उस पर मनुष्य रह सकते हैं, और यदि मनुष्य भी ना हो तो फिर राष्ट्र की तब भी कल्पना नहीं हो सकती। यानी भूमि प्राथमिक आवश्यकता है, उसके बाद जो द्वितीयक आवश्यकता है वो आपकी जन है, और जो तृतीय और मूल आवश्यकता है वो है आपकी संस्कृति। अब संस्कृति क्यों? क्योंकि संस्कृति को लेखक ने जन का मस्तिष्क कहा है, यानी किसी राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए संस्कृति का होना अति आवश्यक है। अगर संस्कृति होगी तो मनुष्य का आचार विचार निर्धारित होगा संस्कृति के हिसाब से। संस्कृति बोले तो आचार विचार या रहन सहन, ठीक, तौर तरीके, नियम कानून। तो किसी राष्ट्र के निर्माण में सहायक जो आवश्यक अंग है वो है भूमि, जन और संस्कृति। अब चलिए आगे बढ़ो। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन का अर्थ होता है मेल, से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी यदि इन तीनों को हम मिला दें, भूमि को मिला दें, जन को मिला दें और जन की संस्कृति, यानी उनके नियम कानून, तौर तरीके, परंपराएं, रीति रिवाजों को यदि हम इकट्ठा कर दें, सम्मिलन कर दें, मेल कर दें, तो एक राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता है। यानी राष्ट्र के स्वरूप के लिए, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए ये 3 आवश्यक अंग है, भूमि, जन और जन की संस्कृति। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। जो भूमि है उसका निर्माण देवों ने किया है। अब देवों से अर्थ इधर जो है, लेखक के कहने का अर्थ है रचयिता, ईश्वर। देवों को मतलब देवता, बहुत सारे देवता नहीं, वास्तव में यहां देवों से उनका कहने का अर्थ है कि कोई दैवी शक्ति, ठीक। कि लेखक कहते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी किसी भूमि के भौतिक रूप, यानी अब इसको समझते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, मतलब भौतिक भौगोलिक स्थिति परिस्थिति क्या है, ठीक। तो अगर हम इसके प्रति भौगोलिकता को देखें और उसको समझें, ठीक, यानी उसकी अगर हमें जानकारी होगी तो हमें एक अंदर से गर्व महसूस होगा कि हम इस भूमि के रहने वाले हैं और ये हमारी है, इसके हम मालिक हैं। तो उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लेखक ने कहा ये आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यदि हम भूमि के भौतिक स्वरूप को जानते हैं तो निश्चित ही हम उसके प्रति एक कर्तव्य भाव रखेंगे, ठीक, उसकी सुरक्षा से संबंधित। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति, पार्थिव माने मिट्टी का शरीर, अब भूमि का पार्थिव शरीर का अर्थ यह है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो भूमि का हिस्सा है उसकी बात लेखक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे,
माने जितने सजग होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब यहां बहुत बड़ी बात की लेखक ने कि जो पृथ्वी है वो सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी होने का अर्थ यह है कि जब हमें भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति जानकारी होती है तो हमारे मन में एक कर्तव्य भाव आता है, और कर्तव्य भाव आता है उसके प्रति राष्ट्रीयता का कर्तव्य भाव, अर्थात हम उसकी सुरक्षा और समृद्धि के प्रति सचेत और अपने आप को कृतज्ञ और ऋणी समझते हैं। ठीक, तो यानी समस्त जो राष्ट्रीयता की भावना है वो यहीं से उदित होती। समझ गए? आगे देखें, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यानी कोई भी राष्ट्र है, अब सीधी सी बात है, अगर राष्ट्र में पृथ्वी नहीं है या कोई भी राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति पृथ्वी से यदि नहीं जुड़ी, यानी अपने देश की भूमि से नहीं जुड़ी, तो वो निर्मूल है, उसका कोई आधार नहीं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर, अंकुर माने अंकुर तो जानते ही, अंकुर पल्लवित होगा माने खिलेगा। अब राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, यानी कोई बीज है, अब उसकी जड़ें यदि ज्यादा गहरी होगी तो उसके मतलब कोई अंकुर फूटा है यदि किसी बीज का और जड़ें गहरी हैं तो ही वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, है ना। वही बात की जा रही, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, है ना, और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक क्या है? धर्म है। तो अब लेखक यहां कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी, आद्योपांत जानकारी का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। कि पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी भूमि कहां तक है, सीमा उसकी क्या है, उसकी सुंदरता की जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में जो भूमि, जितना भूमि का स्थान है वो कितना है और क्या क्या उसमें सौंदर्य है, ये भी पता होना चाहिए। उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता, उपयोगिता क्या है, किसकी क्या उपयोगिता है, ये भी पता होना चाहिए। और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य, आवश्यक धर्म है। ये धर्म कहा, अब बड़ी बात, धर्म से जोड़ दिया, यानी धर्म ही कह दिया उसको डायरेक्ट। आगे देखें, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। अब इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए, यानी ये जो भूमि के प्रति हमारा, उसकी सुरक्षा से संबंधित जो कर्तव्य है उसको सैकड़ों हजारों प्रकार से उसकी पूर्ति होनी चाहिए। यानी हर प्रकार से हमें इसके प्रति सचेत और जागरूक, सचेत और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल क्षेम, कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अब पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी वस्तु या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न। अब कुशल प्रश्न कहने का मतलब यह है कि कहीं किसी हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कहीं भूमि का कोई हिस्सा असुरक्षित तो नहीं, या वहां कोई प्राकृतिक संकट तो नहीं उत्पन्न हो रहा। तो इस सबके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। ठीक, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए, यानी तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग माने संपूर्ण अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अब पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन कोई भी जागरणशील राष्ट्र के लिए एक क्या माना जाता है? आनंदप्रद कर्तव्य, यानी ऐसा कर्तव्य कि जिसमें हमें आनंद भी प्राप्त होता है। अर्थात जब हम अपनी भूमि की समृद्धि के प्रति जागरूक होंगे, जानेंगे कि हमारी भूमि कितनी है, हमारी उसकी विशेषताएं क्या है, उपयोगिताएं कहाँ है, जब ये सब चीजें हमें पता होंगी, ठीक, तो फिर हमें आनंद होगा। और जब उस आनंद से हम आगे बढ़ेंगे, माने उसकी समृद्धि और सुरक्षा के प्रति सोचेंगे, तो ये आनंदप्रद कर्तव्य बन जाएगा हमारा। यानी ऐसा कर्तव्य जिसमें जो कर्तव्य है वो मजा भी दे रहा, आनंद भी दे रहा। आगे देखें, यानी सीधी सी बात है, यदि कोई फलदार बगीचा होता है
तो उसकी सेवा करने का एक अलग ही आनंद होता है ना। तो बस वही चीज हो जाएगी। तो जब समृद्ध देश के प्रति हम जागरूक होंगे तो फिर अलग ही आनंद होगा। आगे देखें, है ना। फिर आगे लेखक कहते हैं, गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात माने शुरुआत होना आवश्यक है। अब इस प्रकार का अध्ययन, किस प्रकार का अध्ययन? संपूर्ण अध्ययन, पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी, और ये जानकारी गांव और नगर दोनों स्तर पर होनी चाहिए। अर्थात केंद्र खोले जाएं, पृथ्वी के बारे में बताया जाए, समझाया जाए लोगों को, आम जनता को। आगे देखिए, उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत, परिधि माने सीमा के अंतर्गत आने चाहिए। यानी जो मेघ है ना, पृथ्वी की उर्वरता को जो बढ़ाते हैं, है ना, माने जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले जो मेघ माने बादल हैं, जो बरसते हैं प्रतिवर्ष समय पर, है ना, वो भी हमारे अध्ययन की सीमा में आना चाहिए। अर्थात उनके प्रति भी हमें सचेत होना चाहिए, उनकी जानकारी भी हमें होना चाहिए, वो भी हमारे अध्ययन की सीमा के अंतर्गत आना चाहिए, यानी उनका भी अध्ययन करना चाहिए, अर्थ है इसका। उन मेघ जलों से परिवर्धित माने बढ़ा हुआ, उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता, तृण माने होता है तिनका, लता माने लता, कि उन मेघ जलों से परिवर्धित माने बढ़ा हुआ। जब बादल गिरते हैं तो लताएं भी खिल उठती हैं और तिनके भी, है ना, संवर्धित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, अब तिनका सूखा तिनका नहीं, गीला तिनका, समझ रहे, माने जो पेड़ जो सूख रही चीज होती है वो भी उन्नत होने लगती है। तो उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृण लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। तो इनका सूक्ष्म परिचय भी प्राप्त होना चाहिए, अर्थात हमें इनके बारे में बारीक से बारीक जानकारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? आगे देखिए, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, अब लेखक कहते हैं कि इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, ज्ञान के कपाट खुलने का अर्थ है कि पूरी तरह जानकारी होना, ठीक, कपाट खुलेंगे, कान खुल जाना, है ना, ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। तो सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। अब गौर से समझो इस बात को कि अब जब हर प्रकार से हमें ज्ञान होगा, हम हर प्रकार से पृथ्वी के प्रति जागरूक होंगे, तो निश्चय ही सैकड़ों वर्षों से जो शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन है, उसके हर क्षेत्र में एक नया उजाला दिखाई देगा। अर्थात अब हर क्षेत्र में नया उजाले का मतलब यह कि हर प्रकार से हम उन्नत हो जाएंगे, है ना, समझ रहे। तो वर्षों से, यानी कोई अगर चीज अंधकार में भी पड़ी है या किसी का ज्ञान नहीं है, लोग जिसके प्रति जागरूक नहीं है, जब हर प्रकार से जागृति फैलेगी तो निश्चय ही सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होगा, है ना। आगे देखें, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां हैं, निधियां माने खजाना, अमूल्य माने जिनका मूल्य ना हो, मूल्य से परे, धरती माता की कोख में माने गर्भ में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा यानी धरती बहुत सारी निधियों, भंडारों, यानी निधियां माने खजाना, बहुत सारी खजाने का एक अक्षय स्रोत है धरती हमारी। तो इसी कारण धरती को क्या कहा जाता है? वसुंधरा कहा जाता है। समझ रहे? तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? कि उससे परिचित कौन ना होना चाहेगा? लेखक पूछ रहा है कि भला जिसके पास इतना खजाना हो, ऐसा कौन व्यक्ति है वो जो उस खजाने को प्राप्त करना ना चाहे या उससे परिचय ना प्राप्त करना चाहे? कि जब हमें पता चले कि हमारा देश तो अक्षय निधियों का भंडार है, हमारे देश में इतना कुछ है, तो फिर एक गर्व की बात होती है ना ये। तो वही चीज यहाँ लेखक कह रहे हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, लाखों करोड़ों वर्षों से
अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। अर्थात जब से पृथ्वी बनी तब से बहुत सारी धातुएं, रत्न वगैरह पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए हैं, तो ये गर्भ में ही पोषण पा रहे, अर्थात वही स्थित है। तो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, अब रात दिन नदियां बहती हैं, तो पानी जब लगातार कहीं से बहता है तो धीरे धीरे उस, अगर पत्थरों से ही बहता है तो उसको पीसते हुए चला जाता, घिसते हुए। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जब पानी पहाड़ों, पर्वतों, वनों से बहता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां लाकर जो समतल क्षेत्र होता है उसमें फैला देता है पानी। ठीक, तो पृथ्वी की इन्हीं भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह क्या हो गई? सज गई। क्लियर? हमारे भावी माने भविष्य की आर्थिक अभ्युदय यानी आर्थिक उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। कि हमारे भविष्य की अगर हमें आर्थिक अभ्युदय करना है, आर्थिक उन्नति करना है, आर्थिक बढ़ोतरी करना है, तो फिर इन निधियों की जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी जानकारी के बिना हम समृद्ध नहीं हो सकते और ना ही समृद्ध हो सकते हैं। ठीक, और ना ही हम गर्व भी महसूस कर सकते हैं ना। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, अब जड़ पत्थर क्यों कहा? अब पृथ्वी की कोख में ऐसे बहुत सारे पत्थर होते हैं जो रत्न वगैरह होते हैं, वो पत्थर ही एक टाइप के। जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर, कुशल शिल्पी जो शिल्पी लोग होते हैं ना, उनसे सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी शिल्पी लोग उनको संवारते हैं, उनको क्या करते हैं, और घिसते वगैरह हैं, उनको सफाई उनकी करते हैं, तो वो अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, यानी वो फिर और अच्छे हो जाते हैं। और नाना भांति के अनगढ़ नग, अनगढ़ जो बिना गढ़े हुए, नग माने जो नग नहीं होते रत्न वगैरह, वो विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। नहीं समझे? अब विंध्य की नदियों के प्रभाव यानी बहुत सारे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के नग हैं जो विंध्य पर्वत की जो नदियां हैं, जो विंध्य पर्वत से होने वाली जो भी नदियां निकलती हैं या बहती हैं आसपास, उनके किनारे है ना, नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। माने किनारे पड़े हुए जो सूर्य की धूप उन पर पड़ती है, चिलकते रहते हैं। अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि ये सारे इन्हीं नदियों के प्रभाव में किनारे किनारे पाए जाते हैं। ठीक, उनको जब चतुर कारीगर पहलदार का मतलब घुमावदार समझ लें, कटाव पर लाते हैं, अर्थात उनको जब गढ़ते हैं अच्छे से, अपने जो भी औजार हैं उनके माध्यम से उनको और वो करते हैं महीन, माने उनको और अच्छा संवारते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। तो फिर प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। शोभा और सुंदरता फूटने का अर्थ क्या है? माने और वो अच्छे हो जाते हैं ना, शोभायमान हो जाते, सुंदर लगने लगती। जब उनको पहलदार कटाव में यानी कारीगर अपने औजारों के संपर्क में उनको लाता है, उनको अच्छे से संवारता है, तो फिर वही और अच्छे सुंदर हो जाते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं, यानी फिर उनकी कीमत नहीं लगा सकता कोई, अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, भाग माने हिस्सा रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। लो, अब लेखक यहाँ बहुत बड़ी बात कर रहा है। यहाँ बड़े से बड़े पृथ्वी की कोख में स्थित बड़ी से बड़ी धातु, छोटे से छोटे नग, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों के प्रति जानकारी की बात कर रहा है लेखक। और साथ ही साथ यहाँ बात ये कर रहा है कि अगर इनके प्रति हमारी जानकारी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सारी चीजें हमारी समृद्धि, हमारी उन्नति, हमारे विकास में सहायक है। यहां तक कि नर नारियों के रूप मंडन माने सौंदर्य प्रसाधन वगैरह, सजने संवरने, और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, यानी बहुत सारा भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल माने मध्य में जो कुछ भी सामग्री भरी है,
अब पृथ्वी और आकाश, इन दोनों के अंतराल में यानी बीच में जो भी सामग्री भरी है, यानी जो जो चीजें हैं, चाहे वो नदियां हो, वन हो, पर्वत हो, है ना, कुछ भी हो, खेत हो, खलिहान हो, जो भी हो, शहर हो, गांव हो, कुछ भी, इसके बीच में जो भी सामग्री, सामग्री इसी सबको सामग्री कहा है, जो भी पृथ्वी में रहने वाली चीजें, जड़ अथवा चेतन कोई भी, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशि है, गंभीर, और पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में, सागर गंभीर होता है ना, बड़ी गंभीरता होती है सागर में, जो भी जलचर यानी जल में रहने वाले एवं रत्नों की राशियां हैं, रत्नों की राशियां, राशियां माने खजाना, जो रत्नों का खजाना है, मात्रा, राशि माने मात्रा, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। पहली चीज तो उनके प्रति चेतना मन में होनी चाहिए, और दूसरा उनके प्रति स्वागत का भाव भी होना चाहिए, सम्मान का। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी जो नवयुवक है, युवा है, अगर उनके मन में इन सबके प्रति क्या नहीं फैलता, जिज्ञासा की नई किरणें नहीं आती, तब तक नहीं फूटती, तो तब तक हम सब सोए हुए के समान है। यानी कोई मतलब नहीं, अगर हम देश की भौतिक स्वरूप के प्रति जागरूक नहीं है तो फिर सोए हैं। आगे देखें, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। अब लेखक यहां बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विज्ञान और उद्यम, यानी विज्ञान और साथ में उद्यम माने परिश्रम, दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। नया ठाठ खड़ा करने का अर्थ यह हुआ कि अगर विज्ञान और परिश्रम दोनों मिल जाए तो फिर एक नई देश और तेजी से विकसित होगा। भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना माने एक नई रूपरेखा खड़ी करनी है। यह कार्य प्रसन्नता, अब ये कार्य लेकिन करना कैसे, प्रसन्नता से, उत्साह से और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। कि ये कार्य नित्य आगे बढ़े, कैसे बढ़े, प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा। ठीक, हमारा यह ध्येय हो कि, और हमारा यह ध्येय हो यानी ये उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ है, राष्ट्र में जितने हाथ है, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। ठीक, कि अब लेखक ये कह रहा है कि यहाँ जितने भी हाथ हैं, अर्थात जो भी लोग हैं राष्ट्र में, देश में रह रहे, वे सारे लोग इसमें भाग ले, इस समृद्धि में, इस जागरूकता में, ठीक, इस कर्तव्य में, इस उद्यम में, समझ रहे हो, बड़े प्रसन्नता, उत्साह के साथ, अथक परिश्रम के साथ। तो लेखक कहता है हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया। पुष्कल माने खिली हुई फूलों की तरह, फूल की तरह, समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी देश का रूप मंडन होगा, माने सुंदरता बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ेगा। समझ रहे, समग्र रूप मंडन माने संपूर्ण रूप मंडन। आगे देखिए, अब बात करते हैं, ये तो हुई भूमि की बात, जो राष्ट्र के स्वरूप का पहला अंग है। अब जो दूसरा अंग है वो है जन, माने व्यक्ति, राष्ट्र में रहने वाले, निवास करने वाले व्यक्ति। तो जन, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। कि जो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य, वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी सही बात है, अगर कोई राष्ट्र है और उसमें केवल भूमि भर है, लोग नहीं है, तो फिर उसको राष्ट्र थोड़ी ना कह सकते, है ना, असंभव है। तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, माने पूरा होता है। कि अगर पृथ्वी और लोग रहेंगे तभी राष्ट्र का स्वरूप संपादित होगा, बनेगा, राष्ट्र बनेगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यदि पृथ्वी अकेली हो, लोग ना हो, तो राष्ट्र नहीं हो सकता। तो लोगों के कारण ही हम पृथ्वी को माता बोलते हैं। ठीक, क्योंकि संतति होगी तभी तो कोई रचनाकार होगा, तो जो रचनाकार है वो माता है।
जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी माता है और जो जन है, व्यक्ति है, वो सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, की माता जो है वो भूमि है, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। पुत्रो अहम माने मैं उसका, किसका? पृथिव्या। पृथिव्या माने पृथ्वी का पुत्र हूं। ठीक है, तो जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। कुंजी माने चाबी, सूत्र है कि अगर लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, तो फिर जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही, अगर लोगों के मन में ये सूत्र आ जाए, ये बात आ जाए कि पृथ्वी माता है, हम उसके पुत्र हैं। ठीक, यानी माता और पुत्र का जब संबंध पता चले, ठीक, कि पृथ्वी माता हम पुत्र हैं, तो फिर लोगों के क्या होगा? राष्ट्रीयता की कुंजी आ जाएगी। माने लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना उठेगी। फिर ये पता चलेगा ना कि पृथ्वी माता है, हम पुत्र हैं। तो जब हम पृथ्वी माता और हम पुत्र हुए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर उसके प्रति एक लगाव बढ़ेगा। लगाव माने प्रेम। ऐसी जब देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो वो राष्ट्रीयता कहलाएगी, है ना? तो यही राष्ट्रीयता, यानी पृथ्वी माता है, हम पुत्र हैं। जब ये सूत्र का अनुभव होगा तो यही राष्ट्रीयता की कुंजी होगी, माने यहीं से राष्ट्रीयता बढ़ेगी। तो समझ गए? तो जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से, यानी इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब जब ये भावना मन में आएगी कि मैं माता और पुत्र के प्रति जो ये मतलब पृथ्वी के प्रति माता का जब भाव होगा, तो जब एक राष्ट्रीयता कुंजी मन में होगी, यानी ये पता चलेगा कि फिर राष्ट्रीयता की भावना मन में आएगी इस संबंध के कारण। तो जब ये भावना मन में आएगी तो इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। माने फिर राष्ट्र निर्माण होगा, क्योंकि फिर कर्तव्य वाली भावना आ जाएगी, माता के प्रति अब हमारा कुछ कर्तव्य भी है ना? और यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, और ये भाव जब सशक्त रूप में माने मजबूत रूप में जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। फिर राष्ट्र निर्माण के स्वर भी वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। यानी जब ये भाव माता और पुत्र का भाव जब पता चल जाए, तो फिर हमें पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध का पता चलता है कि हमारा पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। ठीक, माता और पुत्र का। जहां यह माता और पुत्र का, आगे देखिए, जहां यह भाव नहीं है, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। अब जहां भी ये भाव नहीं है, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन बना रहता है, मानो उसमें चेतना नहीं रहती, जान नहीं रहती, है ना? वहां जहां यह भाव नहीं है, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, जिस प्रकार लोगों का हृदय, जिस समय भी लोगों का हृदय ये चीज पहचान लेता है कि भूमि के साथ माता और पुत्र का संबंध है, तो उसी क्षण आनंद और श्रद्धा, फिर आनंद उत्पन्न हो जाएगा और श्रद्धा से भरा हुआ उसका परिणाम भाव ही मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। फिर उसका माता के प्रति, पृथ्वी माता के प्रति उसका परिणाम भाव प्रकट होता है। किस रूप में प्रकट होता है? लेखक यहाँ कहते हैं, नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी, कि पृथ्वी माता को प्रणाम है, पृथ्वी माता को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ठीक, इस प्रकार से आगे देखें। यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। अगर ये परिणाम भाव मन में आ जाए कि भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक, कि भूमि के प्रति हमारा संबंध क्या है, जब माता और पुत्र के संबंध का जो परिणाम भाव है, माने ये जो भाव है, ठीक, ये जब पता चल जाए, तो फिर अपने आप ही उसको प्रणाम करने की इच्छा होगी धरती को। ठीक, तो यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, कि जब ये परिणाम भाव आ जाएगा तो यही तो दृढ़ बंधन है माता और पुत्र के बीच के संबंध का, है ना? यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। अगर ये भावना मन में दृढ़ हो जाए
कि माता और पुत्र के संबंध की, है ना, भूमि के प्रति हमारा क्या संबंध है, ये अगर भावना दृढ़ हो जाए तो इसी दृढ़ बंधन पर, इसी माता और पुत्र के बीच जो संबंध का दृढ़ बंधन, इसी दृढ़ भित्ति पर, भित्ति माने दीवार पर, नींव पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यहाँ भित्ति का मतलब नींव है, ध्यान रखना। वैसे तो दीवार होता है लेकिन यहाँ नींव अर्थ है। दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी यानी अगर ये भाव रहेगा तो फिर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र रूपी भवन का निर्माण हो सकता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी दृढ़ चट्टान पर, कि अगर ये संबंध वाली दृढ़ चट्टान है तो फिर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। चिर माने हमेशा, वो जीवन जो हमेशा चले, वो आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। अब इसी मर्यादा को मानकर, इसी संबंध की मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य, जैसे माता के प्रति पुत्र का कर्तव्य होता ना, फिर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति भी वही कर्तव्य आ जाता है, कर्तव्य की भावना आ जाती है। कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है मन में। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। सीधी सी बात है। जैसे माता पिता की जो सेवा करता है वही माता पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, ठीक उसी प्रकार से कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार। पृथ्वी के वरदान का अर्थ क्या है कि पृथ्वी में स्थित जो भी निधियां हैं, खजाने हैं, उन पर फिर ऐसे ही व्यक्ति का अधिकार है जो उसके प्रति माता का भाव रखता है और सेवा करता है। माता के प्रति अनुराग माने प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। और लेखक कहता है जिस प्रकार से माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है, उसी प्रकार से देश के प्रति देश में निवास करने वाले लोगों का भी एक स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। अब कवि ने यहाँ इसको निष्कारण धर्म कहा, यानी ऐसा धर्म है ये सेवा, देश की सेवा करना, कि जिसका कोई कारण नहीं, निष्कारण, बिना कारण का धर्म, यानी कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। स्रोत यदि कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि माता और पुत्र के संबंध का, है ना। तो वह एक निष्कारण धर्म यानी बिना कारण का धर्म है, बिना कारण का धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम और पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। यदि स्वार्थ के लिए पुत्र माता को प्रेम करता है तो ये पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अधःपतन का अर्थ का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। अधा माने नीचे, जो अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को जोड़ना चाहता है, यानी संबंध को जोड़ना चाहता है, उसे पहले अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। माने उसको ये जानना चाहिए कि उसका कर्तव्य है क्या। कि एक माता के प्रति जैसे पुत्र का कर्तव्य होता है उसकी सेवा करना, उसको प्रेम करना, ठीक उसी प्रकार से, यानी अब अगर हम देश के प्रति कुछ अपने संबंध को जानते हैं कि क्या है माता और पुत्र का संबंध, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो पहले ये कर्तव्य हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं देश से, तो फिर देश की माता की तरह सेवा भी करना चाहिए, है ना। इसलिए तो देश को, जैसे भारत को भारत माता कहा जाता है, यही कारण है। ठीक, तो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माता का ये मूल गुण होता है, उसके चाहे जितने पुत्र हो सभी को बराबर चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, है ना। इसी प्रकार पृथ्वी पर जो लोग बसते हैं वो सभी बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है, यानी उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं होता, आपस में सब बराबर होते हैं। यानी माता सबको बराबर से देखती है। जो मातृभूमि के ओहदे के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। यानी जो मातृभूमि के ओहदे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, वह समान अधिकार का भागी है। ठीक, यानी जो माता से जुड़ा है, ओहदे से जुड़ा होने का मतलब है कि जो जैसे माता के सभी पुत्र बराबर होते हैं, जैसे 4 पुत्र हुए, 5 पुत्र, जितने भी एक माता के, तो सभी बराबर है ना, उसी स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि धरती में जो भी माता के ओहदे से जुड़ा है, ओहदे
मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। उदय के साथ जुड़ने का मतलब जो मूल स्रोत से जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। विस्तार अनंत, इस बात को बहुत समझिए। पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जन है, लोग हैं, उनका विस्तार अनंत है। अब विस्तार अनंत कहने का मतलब क्या है? यानी बहुत सारे मनुष्य हैं, अनादिकाल से हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए विस्तार जो है पास्ट से लेके फ्यूचर तक अनंत हो गया। वो समझ गए, अनंत है। नगर जनपद, नगर और जनपद, पुर और गांव, पुर माने छोटा सा एरिया पुर कहलाता है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, यानी इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भरे। अब पृथ्वी पर जन का विस्तार अनंत है। अब जन यहां केवल मनुष्य भर नहीं है, सारे जीव, जो भी जीव थे वो जन हो गए। जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। बिल्कुल। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले, फिर भी मातृभूमि के पुत्र हैं, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। इसी कारण इनका जो सौहार्द भाव है, सभी लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति भाईचारा है, वो अखंड है, वो कभी खंडित नहीं होता। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से, सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। हालांकि देखो, सभ्यता और रहन सहन के मामले में लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी माता के साथ जो उनका संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, विशाल प्रांगण कहने का अर्थ क्या हुआ? पूरी पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, तो पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। क्षेत्र माने स्थान, भूमि। सभी मनुष्य हैं धरती पे, तो ऐसा नहीं है किसी का कम किसी का ज्यादा। वो अधिकार तन अलग हो सकता है, जैसे किसी का किसी पर अधिकार हो, लेकिन फिर भी सभी के लिए पृथ्वी ने समान क्षेत्र घोषित किया हुआ है कि सभी के लिए समान क्षेत्र है मौजूद। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र, समन्वय के मार्ग में, यानी मेलजोल के मार्ग में, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय का मार्ग का अर्थ यह हुआ कि आपसी मेलजोल बनाकर अगर हम चलें तो फिर सभी को क्या है, भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी अगर समन्वय के मार्ग पर चलते हैं, सबको भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी लेखक यहां कहते हैं समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, और किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी अगर हम समन्वय के मार्ग में बढ़ें, मेलजोल के मार्ग में बढ़ें, एक साथ उन्नति के मार्ग पर बढ़ें, तो समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति, ठीक, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, अर्थात कहाँ क्या है दिक्कत वो हमें जानना चाहिए। प्रत्येक अंग की सुध लेने का मतलब है हर कोने की हमें जानकारी हो देश के, और हर जगह कहाँ क्या हो रहा है ना, कहीं लोग दुखी तो नहीं है, ये सब जानकारी होना चाहिए। यानी देश के हर कोने की जानकारी का मतलब ये है कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है देश में, उसका भी जानकारी होनी चाहिए। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता है, तो समग्र राष्ट्र यानी संपूर्ण राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में, यानी जितने में असमर्थता वगैरह है, उतने अंश में असमर्थ रहेगा। यानी अगर किसी राष्ट्र के किसी हिस्से में दुख है, तकलीफ है, रोग है, लोग परेशान हैं, तो फिर उतने हिस्से में, ठीक है, राष्ट्र का स्वार्थ क्या रहेगा, असमर्थ रहेगा, माने कमजोर रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरणशील और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसलिए लेखक कहता है इस प्रकार समग्र राष्ट्र को, यानी संपूर्ण राष्ट्र को जागरणशील और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए।
जागरणशील और प्रगति, समग्र राष्ट्र को जागरण, ठीक, और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। यानी सब में उदार भावना होना चाहिए, राष्ट्र जागरण और प्रगति की सब में, ठीक। यानी कहने का मतलब सभी जागरूक हों देश के प्रति कर्तव्य की भावना से, और प्रगति के प्रति भी जागरूक हों। तो ये क्या होना चाहिए, इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत है। अब जन का प्रवाह अनंत है का अर्थ क्या हुआ, यानी लोग अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, तो इसलिए जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। सहस्त्रों वर्षों से, हजारों वर्षों से भूमि के जो जन है, भूमि के साथ, सहस्त्रों वर्षों भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने, यानी राष्ट्र के लोगों ने तादात्म्य माने एकाग्रता, बिल्कुल मिल गए, मेल जोल। अब तादात्म्य का मतलब बिल्कुल लीन हो जाना। तो हजारों वर्ष, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ, यानी भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, ठीक। तो जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी जब तक देश में और राष्ट्र में जीवन कब तक है, जब तक कि सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें इस धरती को अमृत से नहीं भरती, अपनी किरणों के अमृत से नहीं भरती, तब तक जीवन रहेगा, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास, यानी जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती नहीं, तब तक जीवन भी चलता रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी अब अनेक उतार चढ़ाव, सभ्यताएं आती नहीं जाती नहीं, ऐसा बहुत कुछ उथल पुथल है ना, तो फिर भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, अजर रहेंगे और अमर रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे और कभी मरेंगे नहीं। यानी लोग उत्पन्न होते ही रहेंगे, उन्नति करते ही रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। जन का संततवाही जीवन माने निरंतर चलने वाला जीवन, संततवाही माने निरंतर चलने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे नदी निरंतर चलती रहती, वैसे लोगों का जीवन भी निरंतर पृथ्वी में चल रहा है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कर्म और श्रम, कर्म भी करना होता है, श्रम भी करना होता है, ताकि उत्थान के नए घाट, ठीक, नए घाटों का निर्माण हो सके, ठीक। आगे देखें अब संस्कृति, तीसरा जो अंग है वो है संस्कृति। किसी राष्ट्र का सबसे आवश्यक अंग, राष्ट्र के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है संस्कृति। देखो, पहला भूमि होना आवश्यक है, फिर पृथ्वी जन होना आवश्यक है, और सबसे बड़ी बात संस्कृति होना जरूरी है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अब युगों युगों से जब से धरती है, कई युग बीत गए, तो युगों युगों से मनुष्यों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी उसी सभ्यता से उसका जीवन चलता है, रहन सहन, तौर तरीका, यही जन की संस्कृति है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही, है ना। आगे देखिए जरा, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। यानी बिना सर का धड़, कि अगर संस्कृति ना हो लोग भरो, तो फिर ऐसा यदि है, संस्कृति नहीं हो लोग भरें, तो फिर उनकी कल्पना, अगर जन की बिना संस्कृति के जन की अगर हम कल्पना करें तो कबंध मात्र, यानी बिना संस्कृति के सर ना हो धड़ भरो, यही स्थिति कबंध मात्र कहलाएगी, ठीक। कबंध मात्र यानी बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, कि जो संस्कृति है वही जन लोगों का मस्तिष्क है, क्योंकि संस्कृति ही लोगों का मस्तिष्क है, जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी संस्कृति का यदि हम विकास करेंगे और अभ्युदय करेंगे, उन्नति करेंगे, ठीक, समझ रहे, उत्थान करेंगे, तो ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना नहीं हो सकती, ठीक। वैसे ही है मनुष्य कबंध मात्र, माने बिना धड़ का, ठीक। आगे देखिए, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब संपूर्ण राष्ट्र का समग्र रूप यदि देखा जाए, समग्र माने संपूर्ण रूप में यदि भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो जितना भूमि का स्थान है राष्ट्र के संपूर्ण रूप में, जितना जन का स्थान है, उतना ही संस्कृति का भी है,
संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए, माने हटा दिए जाए, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, यानी फिर राष्ट्र लुप्त हो जाएगा, यानी राष्ट्र नहीं रहेगा। यदि भूमि और जन से संस्कृति विरहित कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। माने राष्ट्र फिर राष्ट्र नहीं कहलाएगा। हाँ, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति, यानी जीवन रूपी वृक्ष का जो पुष्प होता है वो है संस्कृति। यहाँ पुष्प कहा है लेखक ने। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही, सौंदर्य और सुगंध में ही, सौरभ माने सुगंध, सुंदरता माने सौरभ, संस्कृति के सौरभ और सौंदर्य और सौरभ यानी सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यानी संस्कृति यदि सौंदर्यशाली और सुगंधित हुई, सौरभ से युक्त हुई, ठीक, तो फिर जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यानी इसी में अगर किसी देश की समृद्धि मतलब किसी देश की संस्कृति बहुत समृद्ध हुई, अच्छी हुई, सुंदर हुई, सुगंधित हुई, तो फिर लोगों का, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनका सौंदर्य और यश भी उसी में मौजूद है। यानी जितनी संस्कृति उन्नत, उतने ही लोग सुंदर और यशपूर्ण है लोग होंगे, है ना। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी संस्कृति में दोनों मिलकर, ज्ञान और कर्म दोनों मिल जाते हैं, दोनों के पारस्परिक माने आपसी प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन, यानी दोनों के प्रकाश को, ठीक, अगर हम कुछ कहें, ज्ञान और कर्म दोनों को मिला दें, तो वही संस्कृति है। यानी संस्कृति में ज्ञान भी होता है, यानी आचार विचार, कैसे क्या करना है और कैसे कर्म करना है, वो भी होता है। तो ज्ञान और कर्म को यदि दोनों को मिला दिया जाए तो वही संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्रों में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में जो भी सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो भी रचा है, माने जो भी कार्य किया है, दोनों में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यानी जीवन के विकास की युक्ति माने तरीका, कि जीवन का विकास किस तरीके से होगा, वही संस्कृति है ना। वो जीवन के विकास की युक्ति माने तरीका ही संस्कृति के रूप में प्रकट होता है, कि जीवन का विकास कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वही तरीका तो संस्कृति है। समझ रहे? आगे देखें। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति माने तरीका को निश्चित करती है। अब कोई भी जाति हो, वो अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, जैसे जंगली जातियां हैं तो उनकी अपनी अलग संस्कृति है, कोई सभ्य जातियां, पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी अलग संस्कृति, तो ये अपने अपने तरीकों से, है ना, विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती हैं, और फिर उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है, माने संस्कृति और आगे बढ़ती है उनकी। फिर आगे देखें। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। अब इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितने प्रकार के लोग हुए, जिनकी जो जो विशेषताएं हुई, उतनी उतनी प्रकार की संस्कृतियां हो जाती हैं। जैसे अपने देश भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, अलग अलग राज्य की अपनी खुद की अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन सभी को मिलाकर एक संस्कृति है राष्ट्र की संस्कृति, वो सभी राज्यों की मिलाकर एक। आगे देखें, माने एक समन्वय युक्त संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति है। परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता, लेकिन जो संस्कृति, सभी संस्कृतियों का मूल आधार होता है पारस्परिक सहिष्णुता, माने आपसी सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। समन्वय माने मेल जोल। आगे देखें। अब लेखक आगे क्या कहते हैं कि जिस जंगल में जिस प्रकार अनेक वृक्ष, अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से, माने एक दृढ़ भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी माने बिना विरोध की स्थिति प्राप्त करते हैं। यानी एक जंगल में जिस प्रकार से लता, वृक्ष और वनस्पति अदम्य भाव से पारस्परिक एक दूसरे के साथ मिलके समन्वय के साथ रहते हैं, सम्मिलन के साथ रहते हैं और अविरोधी स्थिति में रहते हैं। यानी कोई किसी का विरोध नहीं करता कि फूल है तो क्यों है यहाँ, है ना, कोई चीज झाड़ी है तो क्यों है,
वृक्ष है तो क्यों है? आपसी विरोध नहीं होता है जंगल में स्थित ना तो वनस्पति का, ना फूल पत्तियों का, ना वृक्ष का, ना लताओं, किसी का अविरोधी स्थिति होती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। यानी अलग अलग संस्कृतियां होती हुई भी एक राष्ट्र के अंतर्गत अलग अलग राज्यों की संस्कृतियां होती हुई भी एक साथ, फिर भी वे एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना। जिस प्रकार कैसे रहते हैं? जैसे जंगल में वनस्पतियां रहती हैं अलग अलग प्रकार की। जिस प्रकार जल की अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार अलग अलग नदियां मिलके जाके समुद्र में एक समुद्र बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक राष्ट्र की छोटी छोटी संस्कृतियां मिलके एक बड़ी संस्कृति का निर्माण करते हैं, जिसको राष्ट्र की संस्कृति बोलते हैं, है ना। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां माने तरीके है, ये विधि संस्कृतियां हैं, अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है, माने इकट्ठी हो जाती है। तो समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, और यही समन्वय युक्त मिला हुआ जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यदि सब लोग मिलकर रहेंगे तो ही सुख प्राप्त होगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद माने मनोरंजन, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन माने लोग, राष्ट्र के लोग अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यानी हम यदि अपने मानसिक भावों को प्रकट करना चाहें तो या तो हम साहित्य के माध्यम से लिखकर, है ना, या कला के या नृत्य या गीत या आमोद प्रमोद के माध्यम से व्यक्त करेंगे, माने राष्ट्र के लोग व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यानी हम अपने आनंद को इन्हीं रूपों में व्यक्त करते हैं। यानी आत्मा का जो आनंद रूप, जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, ठीक, वह इन विविध रूपों में यानी इन्हीं गीत, नृत्य, कला, साहित्य आदि आमोद प्रमोद के माध्यम से ही व्यक्त होता है ना। गीत, कला, नृत्य आदि इन्हीं के माध्यम से, साहित्य और आमोद प्रमोद के माध्यम से ही व्यक्त होता है ना। यद्यपि, समझ गए, यानी हम अपने भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्त करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने जो हमारी आत्मा को विश्व आनंद भाव है उसको हम बता रहे कि हम आनंद स्वरूप है ना। तो यद्यपि, हालांकि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। हालांकि बाह्य रूप से देखा जाए तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्य, अलग अलग कलाएं होती है ना, तो बाह्य रूप से अलग दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखा जाए तो सभी एक है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। अब जो व्यक्ति सहृदय है यानी जिसका हृदय कोमल है और सौहार्द से भरा है, जो सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को देखता है, केवल विरोधी पक्ष को नहीं देखता, और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों में से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अगर विविध जन यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग एक राष्ट्र में रहते हैं, तो यदि ये भावना रहे, आनंद की भावना सिर्फ रहे, तो ही फिर विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए ये भावना उदार भावना कहलाएगी, और यही भावना उस राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होगी, मानो उस राष्ट्र के हित में होगी। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, अब गांव और जंगल में जो लोग निवास करते हैं तो उनके अपने अपने लोकगीत होते हैं, तो उन लोग स्वच्छंद माने स्वतंत्र रूप से जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। यानी अब गांव और जंगलों में जो लोग निवास करते हैं उनकी अपनी अलग अलग लोक कथाएं, लोकगीत है, तो उनमें भी उनकी संस्कृति के दर्शन होते हैं ना। तो उनमें अमित भंडार माने, अमित माने होता है जो कभी खत्म ना हो, अमित भंडार भरा हुआ है ना। अमित भंडार भरा हुआ है, अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। परिचय काल में यदि हम उनका परिचय प्राप्त करना चाहें तो इन सब संस्कृतियों का स्वागत करें, तभी हम जान पाएंगे उनको, है ना। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, माने जो कुछ भी इन्होंने किया है हमारे पूर्वजों ने, किसके क्षेत्र में? चरित्र के क्षेत्र में, धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी इन्होंने किया है, पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यानी जो भी पूर्वजों ने प्राप्त किया उनको हम गौरव के रूप में अपने अंदर धारण करते हैं, है ना, गौरव के साथ धारण करते हैं, और उसके तेज को
अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं कि पूर्वजों ने जो तेजस्विता को कमाया, अर्जित किया, वो हम अपने भविष्य में देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। और जब ये भावना रहेगी, ये उदार भावना रहेगी, ये बढ़ने की भावना रहेगी, पूर्वजों के सम्मान और पूर्वजों की ख्याति को आगे बढ़ाने की जो भावना रहेगी, तो यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहां अतीत वर्तमान के लिए बोझ भार रूप नहीं है, जहां अतीत जो है बीता हुआ समय वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, और जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, जहां भूतकाल वर्तमान को अपने में जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन वरदान, अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। वरन माने बल्कि अपने वरदान से, कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है वो वरदान के रूप में ले जाओ, और उससे पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहीं पूरा होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।